अगर आज भी किसी से पूछा जाए कि मिथुन चक्रवर्ती की सबसे यादगार और पहचान देने वाली फिल्म कौन सी थी, तो जवाब में ज्यादातर लोग आंख मूंद कर कहेंगे डिस्को डांसर। यही वो फिल्म थी जिसने मिथुन को न केवल बॉलीवुड का डांसिंग सुपरस्टार बनाया बल्कि उन्हें सोवियत यूनियन जैसे देशों में वो लोकप्रियता दिलाई जो शायद ही किसी और भारतीय अभिनेता को मिली हो। जब भी आंखें बंद कर हम मिथुन चक्रवर्ती की छवि मन में लाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला दृश्य वही होता है जिसमें वो चमकदार पोशाक पहने झूमते हुए स्टेज पर आईएमए डिस्को डांसर गा रहे होते हैं और उनकी कमर की थिरकन के साथ लाखों दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये फिल्म यूं तो 17 दिसंबर 1979 को बब्बर सुभाष की यूनिट बैनर तले बननी शुरू हुई थी, लेकिन जब यह 1982 में पर्दे पर आई तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह फिल्म एक ऐतिहासिक तूफान लाने वाली है। महज 2 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी मशहूर लेखक राही मासूम रजा और दीपक बलराज विज ने, और जब इसके संवाद लोगों के जहन में बसने लगे तो ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गई। फिल्म में मिथुन के साथ दिखे किम यशपाल, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, गीता सिद्धार्थ और एक स्पेशल अपीयरेंस में खुद सुपरस्टार राजेश खन्ना, और इन सभी के साथ दर्शकों को बांधने वाली चीज थी बप्पी लाहिड़ी का वह संगीत जो न केवल इंडिया में हिट हुआ बल्कि विदेशों में भी रेडियो से लेकर क्लब्स तक गूंजता रहा। किशोर कुमार, विजय बेनेडिक्ट, पार्वती खान, उषा उत्थुप और खुद बप्पी दा की आवाजों ने इस फिल्म को एक ऐसी ऊर्जा दी जो शायद ही पहले किसी भारतीय फिल्म में सुनाई दी हो। फिल्म के कुल 8 गीतों में आई एम अ डिस्को डांसर, जिमी जिमी आजा आजा, गोरों की नाकालों की तू याद आ रहा है जैसे गाने थे जो आज भी उतनी ही ताजगी से सुने जाते हैं। इस फिल्म की लागत केवल 40 लाख रुपये थी और उस दौर में इसने भारत में ही 3 करोड़ 20 लाख रुपये की कमाई कर डाली थी, जो इस बजट के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस साल की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में यह 14वें नंबर पर थी, लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब यह फिल्म सोवियत यूनियन में रिलीज हुई, जहां 1984 में इसके रिलीज होते ही जैसे कोई जादू छा गया। फिल्म पूरे 100 हफ्ते तक थिएटरों में चलती रही और चीन में तो यह 175 हफ्तों तक सिल्वर स्क्रीन पर टिकी रही। एक अनुमान के मुताबिक इस फिल्म को अकेले सोवियत यूनियन में करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा था और फिल्म की कुल विदेशी कमाई भारतीय मुद्रा में लगभग 94 करोड़ रुपये रही। अगर इसमें भारत की कमाई भी जोड़ दी जाए तो फिल्म 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन पार कर जाती है, वो भी एक ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया, मल्टीप्लेक्स या प्रमोशनल टूर जैसी चीजें नहीं हुआ करती थीं। ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि सोवियत यूनियन में मिथुन को भारतीय जॉन ट्रावोल्टा कहा जाने लगा और वहां के बच्चे जिमी के डांस स्टेप्स कॉपी करने लगे। दिलचस्प बात यह थी कि डिस्को डांसर से पहले भी मिथुन ने कई फिल्मों में डांस किया था, लेकिन उन दिनों उनके नृत्य को लोग सड़क छाप कहते थे। लेकिन मिथुन ने एक इंटरव्यू में बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया था कि जब हॉलीवुड में जॉन ट्रावोल्टा ऐसा डांस करते हैं तो लोग उन्हें स्टाइलिश कहते हैं, लेकिन वही चीज अगर मैं करूं तो अश्लील। उन्होंने साफ कहा था कि दुनिया उनके डांस की दीवानी है और वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं जहां उनकी कला को सही मायने में पहचाना जाए। और फिर वो मौका आया डिस्को डांसर की शक्ल में। उस साल कई डिस्को आधारित फिल्में आई, सनम तेरी कसम, स्टाइल, जमाने को दिखाना है, और सभी में भारी बजट, बड़े स्टॉर्स, लंदन से आयातित डिस्को लाइट्स जैसे एलिमेंट्स थे, लेकिन किसी ने भी वैसी सफलता नहीं देखी जैसी इस साधारण से बजट में बनी डिस्को डांसर ने देखी। सनम तेरी कसम में कमल हासन थे, स्टाइल में कुमार गौरव और रति अग्निहोत्री, जमाने को दिखाना है में तकनीकी रूप से जबरदस्त प्रोडक्शन वैल्यूज थीं, लेकिन सबकी हवा निकल गई और अकेली डिस्को डांसर ही सफल रही। एक समय जावेद जाफरी को फिल्म में मिथुन से कम डांस करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो मिथुन से बेहतर डांसर हैं और कमतर नृत्य करना उनकी कला का अपमान होगा। ये रोल फिर करण राजदान को दिया गया और यह उनकी सबसे सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म की लोकप्रियता के साथ इसके गायक भी स्टार बन गए, जैसे विजय बेनेडिक्ट और पार्वती खान। पार्वती तो बप्पी लाहिड़ी के कहने पर केवल एक गाना गाने के लिए आई थी, लेकिन उनका जिमी जिमी गीत ऐसा चला कि लंदन, रूस, चीन हर जगह उस पर पॉप डांस होने लगे। पर्दे पर दिखने वाले ग्लैमर के पीछे भी कुछ कड़वाहटें थीं। निर्देशक बब्बर सुभाष और अभिनेत्री किम यशपाल के बीच मनमुटाव की खबरें आईं। बब्बर सुभाष का कहना था कि किम के पास नृत्य के 15 डिप्लोमा होने के बावजूद वो पेशेवर रवैया नहीं दिखा रही थी। वहीं किम का कहना था कि फिल्म की सफलता का सारा श्रेय पुरुषों को दिया गया, उन्हें नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो राजेश खन्ना, मिथुन, ऋषि कपूर जैसे सितारों के साथ 3 सुपरहिट फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। फिल्म में मिथुन की मां का रोल निभाया गीता सिद्धार्थ ने, जो खुद उम्र में मिथुन के बराबर थी।
लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद वो उनकी स्क्रीन मॉम बन गईं और बाद में कई फिल्मों में यही भूमिका निभाती रहीं। ये वही साल था जब राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ एक और फिल्म अशांति में भी दिखे थे। लेकिन डिस्को डांसर में राजेश खन्ना महज एक कैमियो में थे और मिथुन का प्रदर्शन हर फ्रेम में भारी पड़ता दिखा। यही वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती को लेकर फिल्मफेयर जैसी मैगजीन ने लिखा कि टैलेंट की जीत हुई है। डिस्को डांसर के संगीत को जो ऊंचाई मिली, वो कहीं ना कहीं 1981 के नाजिया हसन के एल्बम डिस्को दीवाने की सफलता से प्रेरित थी, जिसे भारतीय संगीतकार बिद्दू ने बनाया था। उस एल्बम की 2 करोड़ से अधिक कॉपियां बिकी थीं और उसी ने दिखा दिया था कि भारत में डिस्को संगीत की भारी संभावना है। इसी ट्रेंड को भांपकर बप्पी लाहिड़ी ने पूरी तरह से डिस्को धुनों पर आधारित एक फिल्म बना डाली और उसे बना डाला भारत की पहली मेनस्ट्रीम डिस्को फिल्म। किशोर कुमार को इस फिल्म में गाना था, लेकिन कहा जाता है कि मिथुन और योगिता बाली की शादी को लेकर उनकी कुछ नाराजगी थी, इसलिए उन्होंने खुद को पीछे रखा। हालांकि बाद में बप्पी लहरी ने जो डेमो वर्जन गाया, उसे सुनकर किशोर कुमार ने कहा कि इसे ऐसे ही रहने दो, और इस तरह याद आ रहा है बप्पीदा के करियर का सबसे बड़ा हिट बन गया। डिस्को डांसर की लोकप्रियता का आलम यह था कि इस पर कॉमिक्स, किताबें, रीमिक्स वर्जन और यहां तक कि स्कूली बच्चों के प्रोजेक्ट तक बने। सौरभ महापात्रा ने तो मिथुन पर जमीन सिगरेट नाम से कॉमिक्स तक बना डाली। 2011 में अनुवाब पाल ने इस फिल्म पर आधारित व्यंग्य पुस्तक लिखी जिसका नाम था डिस्को डांसर एंड द कॉमेडियन फेवरेट। फिल्म की रिलीज के समय डर था कि यह नहीं चलेगी क्योंकि मिथुन की उस समय की 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और एक हफ्ते बाद विधाता जैसी बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली थी। लेकिन बंगाल से शुरू होकर यह फिल्म पूरे देश में एक तूफान बन गई। इस फिल्म ने बप्पी लहरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और 1982 में ही नमक हलाल के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। इस तरह 1982 एक ऐसा साल बन गया जिसने बप्पी लहरी को अमिताभ और मिथुन दोनों का संगीतकार बना दिया और मिथुन को सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। तो ये थी वो कहानी जिसने एक आम से अभिनेता को डिस्को किंग बना दिया और भारत की सीमाओं से निकलकर मिथुन चक्रवर्ती को सोवियत रूस की गली गली में एक आइकॉन बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगली बार जब हम किसी और फिल्मी जादू की कहानी लेकर आएं तो आपसे एक पल की भी दूरी ना रहे।